नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजेंडा आज तक के इस आखिर और सबसे अहम सेशन में। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब भी हम लोगों के साथ मुखातिब होते हैं एजेंडा आज तक में, तो वो लम्हा हमेशा बहुत स्पेशल होता है। लेकिन ये शाम और भी खास है इस वजह से कि ये 4 जून के बाद अमित शाह साहब का पहला टेलीविजन इंटरव्यू है। पहली बार है कि वो किसी पत्रकार से सवालों को सुनेंगे, उन सवालों के जवाब देंगे। तो 240 सीटें आने के बाद महाराष्ट्र का नतीजा आने तक एक दफा भी इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो हमारे लिए बहुत खास है कि अमित शाह जी आप सीधे पार्लियामेंट भवन से यहां पे आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी बड़ी उम्मीद जगी जब हरियाणा का चुनाव आया कि अमित शाह जी बुलाएंगे, इंटरव्यू मिलेगा। फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया तो मुझे लगा चलो अब चांस मिलेगा। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि शायद ऐसा तो नहीं कि अमित शाह जी ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र जीतने के बाद, इन सबको खामोश करने के बाद तभी मैं सवालों का जवाब दूंगा। 4 जून का जवाब मैं 23 नवंबर के बाद ही दूंगा। ऐसा आप कुछ सोच रहे थे दिमाग में? नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी। कई बार बोलने का समय होता है, कई बार करने का होता है। तो उस वक्त करने का समय था तो कर लिया। 105 सीटें थी महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीती, जो आपने फ्लिप की असेंबली इलेक्शंस में 23 नवंबर को। वर्तमान राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा टर्न अराउंड बहुत कम देखा है। साधारण तौर पे 30 साल का इलेक्टोरल डेटा यह दिखाता है कि जो लोकसभा में होता है कुछ महीने बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कैसे रिवर्स किया आपने इस ट्रेंड? देखिए, आपका एनालिसिस का बेस ही गलत है और आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। गत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को मेजॉरिटी मिली थी। शिवसेना जो सीटें लड़ी, उस सीट पर हम नहीं लड़े थे तो हम जीत नहीं सकते थे। शिवसेना हमारे साथ थी तो उनको मैंडेट मिला था और हमें पूरा मैंडेट मिला था। उस वक्त भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मुख्यमंत्री बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने हमसे विश्वासघात किया। न केवल हमसे, महाराष्ट्र के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। तो उस वक्त भी 2/3 हमारा बहुमत था, आज भी 2/3 बहुमत है। सवाल आपका चश्मा बरोबर नहीं है। उस वक्त हमारे साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विश्वासघात किया था। जनता ने वो भी जहन में रखा और फिर 2.5 साल जो सरकार बनी उसने विकास के जो काम करे, इसके अलावे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के काम की एक बहुत पॉजिटिव लेगेसी भी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर एक प्रचंड विजय सामने आया है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक उचित निर्णय कर महाराष्ट्र को सुरक्षित हाथों में सौंपा। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आपने उनका चेहरा दिखाया, वो लाड़की बहन। देखो भाई, आप लोगों का काम है नाराजगी ढूंढते रहना। शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारा काफी ज्यादा सीट है। गत समय भी हमारा काफी ज्यादा सीट था, परंतु हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे विश्वास के साथ चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े रहे और इस बार शुरू से ही हम कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा। इसलिए किसी को नाराजगी पालने का कोई जरूरत भी नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। मगर आप नाराजगी खड़ी नहीं करोगे तो आपका भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप नाराजगी खड़ी करते रहते हो। नहीं, क्योंकि दिक्कत तो आपको कैबिनेट बांटने में भी थोड़ी लगती हो रही है। जरा भी तकलीफ नहीं हो रही। पूरा डिजाइन के साथ हमारे तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। और महाराष्ट्र में पहले अघाड़ी की सरकार थी, इससे 3-3 दिन आगे है हम। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है, क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं। आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले, इसलिए पूछते हो।
परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। 2 दिन से संविधान पर बहस चल रही है संसद भवन में। सुबह से गृह मंत्री वहां पे थे, मुझे लगा क्या पता आप थोड़े से थक गए होंगे, एनर्जी लेवल डाउन होगा, लेकिन फुली चार्ज ना पाए हैं। और ये भी बता दें कि इसके बाद ये सीधे नक्सल प्रभावित इलाके में जा रहे हैं और आप रात रुकने वाले हैं एक नक्सल कैंप में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आपका वादा है कि 2026 तक आप भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, क्या आपको वाकई में लगता है ये संभव है या फिर भी हम ढूंढ रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा? 31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। सालों से ये समस्या नासूर की तरह भारत के एक बहुत बड़े भूभाग के अंदर विकास को रोक कर खड़ी थी। आज जो लोग स्वप्न देखते थे पशुपतिनाथ टू तिरुपति का, वो पूरा कॉरिडोर में से आज बिहार निकल गया है, झारखंड निकल गया है, उत्तर प्रदेश निकल गया है, मध्य प्रदेश निकल गया है, कमोबेश महाराष्ट्र भी निकल गया है, तेलंगाना निकल गया है, आंध्र प्रदेश निकल गया है, ओडिशा निकल गया है, छत्तीसगढ़ के 2 जिले बाकी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और ये निरस्त। आप एक सीआरपीएफ कैंप में रात बिताकर क्या मैसेज दे रहे हैं नक्सलियों को भी और हमारे जवानों को? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कई बार मैं वो कैंपों में गया हूं, ये कोई पहली बार नहीं जा रहा हूं। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के बाद हमारी अनुकूलता बढ़ी है। इसी के कारण एक ही साल में 900 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं और लगभग 300 के करीब लोग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो 70% नक्सल की स्ट्रेंथ ये एक साल के अंदर, कल ही 1 साल समाप्त हुआ है हमारे से, 1 साल के अंदर हम समाप्त कर दिए। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। हमारे लिए वोट बैंक महत्व की नहीं होती है, हमारे देश की सुरक्षा और आदिवासियों का विकास महत्वपूर्ण होता है, ये इससे सिद्ध होता है। आपने कहा कि 2026 तक आप नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे भारत को, आतंकवाद से जम्मू मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं करूंगा। भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, करना जवानों ने है, वहां की सरकार ने है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म कब होगा? क्योंकि आपका एक प्रॉमिस था कि जैसे नया कश्मीर बनेगा आतंकवादी हमले कम भी होंगे और संख्या जहां तक है हमलों की, जो फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो रही है वो तो संख्या कम हुई है, लेकिन पूरा नियंत्रण खास तौर पे जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं हो पाया। उसको आप कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, इतनी विषम समस्या का आकलन इस तरह से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि 33 साल में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में गए हैं। 30 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले हैं। 33 साल के बाद पहली बार ताजिया का जुलूस निकला है और आजादी के 75 साल बाद जितना इन्वेस्टमेंट आया था उतना इन्वेस्टमेंट ये 5 साल में जम्मू कश्मीर में गया है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी है। और पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ तो ढेर सारी हिंसा होती थी। पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, 30,000 पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ, एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति मरा नहीं है और कहीं पर रीपोलिंग भी नहीं करनी पड़ी है। मैं मानता हूं इससे बड़ा वहां स्थिति अच्छा है, इसका उदाहरण नहीं है। और आप लोग ही हमें बताते थे कि आप राष्ट्रपति शासन हटाओगे ही नहीं, आप ऐसे कहोगे नहीं कि स्थिति अच्छी हो गई। जैसे ही स्थिति अच्छी हुई, संसद में हमारी सरकार ने वादा किया था हम राष्ट्रपति शासन लंबा नहीं रखेंगे, हमने वादे को निभाया है, चुनाव भी हुआ है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां पर बैठी है। वही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मंच पर थे आज दिन में। वो और उनकी पार्टी जानना चाह रही कि स्टेटहुड का कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था
कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। पर चली कहाँ रही है संसद? बहुत कम ही चलती, 2 दिन तो चली ये संविधान की बहस के चलते। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में ही नहीं है पार्लियामेंट चलाने के। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में, या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो यह है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी मतलब हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने क्या कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। इसीलिए आप बोल रहे कि बार बार एडजर्नमेंट का फायदा नहीं, अगर विपक्ष का वो तय है कि वो चलने देना नहीं चाहते, ये बिल्कुल तय है राहुल जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो, इसके लिए चाहती नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस, 5 दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छिपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी है। तो जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है, इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना जी, कई फोरम है। क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस से, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी हैं और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया है। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस, फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात करें तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है। देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहां केग लगाता था, आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे, और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है।
कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विदेशी संस्थानों से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट में अपनी डेब्यू स्पीच की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो संस्थान है उनको मोदी सरकार ने कमजोर कर दिया। कैग हो, सीएजी हो या फिर सीवीसी हो, जिस तरह से पहले आरटीआई में जवाब निकलते थे, आपने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से कमजोर कर दिया कि वहीं पे अब कोई जवाब निकल नहीं रहा इस तरह का। अब सारी दुनिया, इनका आरोप है कि मोदी सरकार के कब्जे में है। कोर्ट भी मोदी सरकार के कब्जे में है। इस देश में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट हैं, वो भी मोदी सरकार के कब्जे में है। केक भी मोदी सरकार के कब्जे में है और विजिलेंस कमिश्नर भी मोदी सरकार के कब्जे में है। आपका जब समय था तब आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन ने ही आपके घपले घोटाले उजागर किए थे और संस्थानों पर कब्जा कैसे जमाना है और कांग्रेस कैसे संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को तोड़ती मरोड़ती थी। राहुल गांधी को कम से कम मोदी जी के जवाब के बाद तो मालूम पड़ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, वो एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर, 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे
देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी मैं कहता हूं कि 2026-31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में। आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं। हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है। जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी, अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जब आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा ही नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए। उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराना है। मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का, कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहां बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता। गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पार ही आने वाली? क्योंकि आप की लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। आपको देखो पता भाई, था कि 240 आएंगी, आपके लिए सरप्राइज था? मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं। कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। सर, जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं। तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गई, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती हैं, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई, वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा में कटौती होने देंगे। सर, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 2 सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में, कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं।
इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है, तो तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहा है क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी वीवीपैट, तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं वो वीवीपैट के कारण हारे, ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल, वोटर रोल्स के एडिशन और डिलीशन का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वो लोग पूछ रहे हैं ये कहां से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी हुई सीट है, जो आरोप लग रहा है, जहां पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहां पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाए। इन दो आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है। मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है। आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए। पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है भाई। मगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है राहुल जी। आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते, एक नोटिस भेजना पड़ता है। उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे ही, उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली गए हैं क्या? बीएलओ दोनों पार्टी के होते हैं। सर, मणिपुर में करीब 600 दिन हो गए जब से ये हिंसा का दौर स्टार्ट हुआ है। आप देश के गृह मंत्री हैं, माना जाता है कि पटेल साहब के बाद सबसे शक्तिशाली और यशस्वी गृह मंत्री हैं। आप 600 दिन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? नहीं, देखिए, वहां नस्ली हिंसा है। ये कोई ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ना एक प्रकार से धर्म के आधार पर हुए दंगे हैं। ये नस्ली हिंसा है। मणिपुर का एक इतिहास है। मैं इससे एक्सक्यूज के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जब भी मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई, 1-1.5 साल तक ये चला है, कई बार 3-3 साल चला है, और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। ये नस्ली हिंसा के कारण हुआ है, लोगों के मन में दूरी हुई है। अब हिंसा कम हुई है, काफी कम हुई गई है, और इसीलिए ये लोग थोड़ा यहाँ पार्लियामेंट में हो हल्ला कर उकसाना भी चाहते हैं। मगर मुझे अब विश्वास है कि स्थिति ठीक हो जाएगी और रिजॉल्व भी हो जाएगी। मणिपुर समाज में दोनों साइड्स के कई लोगों ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर बदले तो एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं हटाते बीरेन से। देखिए राहुल जी, कोई भी सवाल को इस तरह से पूछना जर्नलिस्ट के लिए बड़ा सरल होता है। चीफ मिनिस्टर बदलने का निर्णय पार्टी करती है एक बात, और बदलेंगे तो भी क्या रिएक्शन आएगा उसकी भी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी 2 कम्युनिटी के बीच में जो संघर्ष है उसमें से एक कम्युनिटी से है।
ये सारी चीजों का हम संज्ञान ले रहे हैं, दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे। भारत और अमेरिका साधारण तौर पे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दोस्ती बहुत गहरी है। हाल ही में हमने देखा कि भारत की सरकार ने पहली दफा अमेरिका की डीप स्टेट पे आरोप लगाया कि भारत में जो गतिविधियां हैं, जो विपक्ष को ये असला मिल रहा है, उसको अमेरिकन डीप स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद अमेरिका के अमेरिकन स्टेट से क्या लेन देन? अमेरिकन डीप स्टेट आप ही की सरकार ने आरोप नहीं, वो तो ठीक है, हम अमेरिकन सरकार पर नहीं लगा रहे यार। नहीं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, इस तरह से आरोप नहीं लगाना। वो ठीक है, हमारा एक स्टैंड है, हमने रखा है। सर, अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखे, हम कठोर कार्यवाही करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोचा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। भाई, सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे रखूंगा। जवाब लंबा नहीं हो सकता ना। नहीं, पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है, इसे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमने, हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य है हमें दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे, तथ्य की राह देख रहे हैं। कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहां पर मंच पर थे, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की अपनी जो विजन है वो देश के सामने रखी। अब आपने कहा है कि आप उसको पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, कैबिनेट ने इसको पास किया और आप इसको कानून बनाना चाहते हैं। आपका क्या टाइम फ्रेम है, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट होता देखते हैं? देखिए, टाइम फ्रेम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्रिविलेज होगा, परंतु मैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। आज हम जो कुछ भी करते हैं, घमंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड लिया है कि इसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति है तो भी शायद वो विरोध करेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिकता में लोग जी रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये नई बात नहीं है। इस देश में 3 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए। 52 में सभी चुनाव साथ में हुए। 57 में कोई कारणों से चुनाव अलग हो रहे थे तो 8 राज्यों के असेंबली भंग कर दी गई और चुनाव साथ में कराए। इसके तीसरा चुनाव भी कम हो बेस वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। ये टूटा कहां? टूटा वहां कि जब जवाहरलाल नेहरू ने केरल में एक सरकार तोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी की नामुद्रीपाद की सरकार थी, उसको तोड़ दिया। और फिर इंदिरा गांधी जी ने तो सरकार तोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मिड टर्म इलेक्शन शुरू हुए और 71 में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का भी विसर्जन समय से पहले हो गया। वहां से मिसमैच हुआ है। आप मुझे बताओ कि इतने बड़े देश के अंदर जहां 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा 1 साल में करना है, वहां पर कई राज्य ऐसे हैं जहां 200 दिन 243 दिन, 1 साल में 243 दिन कोड ऑफ कंडक्ट रहा। सुरक्षा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सुरक्षा बल सिर्फ 3 महीने तक वहां रहेंगे, चुनाव के काम में रहेंगे। अभी सारे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं चुनाव कराते रहते पूरा साल, 5 साल। चुनाव का ज्यादातर काम प्राथमिक शिक्षक करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है। पंचायत का चुनाव हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हो गया, जिला पंचायत का हुआ, तहसील पंचायत का हुआ, असेंबली का हुआ, लोकसभा का हुआ। बच्चों को पढ़ाने की जगह काफी बड़ा समय शिक्षक इलेक्टोरल रोल को रिफॉर्म करने में और मतदान की ड्यूटी में रहते हैं। और खर्चा होता है वो अलग से होता है। मुझे एक बात बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का नुकसान है या फायदा है? अगर एक ही समय में पूरे देश का चुनाव एक साथ हो जाता है, पब्लिक को जहां वोट देना है वहां देगी, तो इससे क्या नुकसान है? मेरी तो समझ में नहीं आता है क्यों विरोध करें। ना विरोध करने का कारण बता रहे हैं।
एक ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और आपके पास मोदी जी जैसा चेहरा है तो आपको प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन बन जाएगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। एक उनको कहीं ना कहीं इस बात की ये चिंता, गलत फहमी है। 14 में भी मोदी जी थे, उड़ीसा में चुनाव एक साथ हुआ, असेंबली में हम हार गए थे। 19 में भी मोदी जी थे, वहां एक साथ चुनाव हुआ, हम हार गए थे। 19 में पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला, आंध्र प्रदेश में हम हार गए थे। ऐसे नहीं होता है। अब जनता को क्या समझते हैं? जनता क्षीर करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी में दुनिया भर की जनता में है तो भारत की जनता में है। वो अच्छे से क्षीर करती, इस पर भरोसा करना चाहिए। आपको तो चुनाव लड़ने लड़ाने में इतना मजा आता है, 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ तो क्या? आपको चुनाव व्यक्तिगत तौर पे लड़ने लड़ाने में इतना मजा आता है, देर रात तक लगे रहते हैं, सुबह सुबह स्टार्ट होकर 5 साल में एक ही बार चुनाव, आप बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं चुनाव मजा के लिए नहीं लड़ रहा हूं, जनता को सच्चे मुद्दे की जानकारी देने के लिए लड़ रहा हूं। एक बात, और मेरी पार्टी को जिताने के लिए। मेरी पार्टी तो वैसे भी जीतने वाली है, एक साथ होगा तो भी जीत जाएंगे। सर, हमने हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप में एक तहकीकात दिखाई इंडिया बांग्लादेश सीमा से, क्योंकि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा इतना बड़ा बनाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से जगह जगह पे अभी भी कई सारे घुसपैठिए आ रहे थे, कई गैप्स थे, खासतौर से जो रिवरीन इलाके हैं जहां पे नदियां अपना रास्ता बदलती रहती है, वहां पे बहुत इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब आपको 10 साल हो गए सरकार में रहते रहते, मैं जानना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश से जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे आपने नक्सलवाद के खिलाफ एक टाइमलाइन दी, आपकी क्या टाइमलाइन? देखिए, कई बार हम पर आरोप लगता है कि घुसपैठिए घुस गए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आप क्या कर रहे हो? लगभग 96% सीमा पर फेंसिंग हो रही है, घुसपैठ वहां से नहीं हो रही। 4% सीमा खुली है, आज भी खुली है। वहां नाला है, नदी है, ब्रह्मपुत्र जैसी भी नदी है, कई बड़े बड़े तालाब हैं, भयंकर जंगल की सीमाएं हैं, पहाड़ियां हैं जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, जहां लेवल नहीं है, वहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। 96% सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, 4% सीमा से घुसपैठ हो रही है। इसके गांव चिन्हित कर मैंने दिसंबर 2019 में राज्य सरकारों को भेजे हैं। कितने गांव के पटवारी, पुलिस थाने और कलेक्ट्रेट को आप जरा सेंसिटाइज करिए। नया रेशन कार्ड बनाने कोई आता है, कोई आधार कार्ड बनाने आता है, या मतदाता सूची में नाम देखना है, तो उसकी पूछताछ ढंग से हो। असम में रुक गया, मैं विश्वास दिलाता हूं उड़ीसा में भी रुक जाएगा, मगर बंगाल में नहीं रुक रहा है, झारखंड में नहीं रुक रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ये घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, वो रोकना नहीं चाहते। हम पर आरोप मत है, 96% फेंसिंग हो चुकी, 4% गांवों को अलर्ट करना है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपका देश नहीं है, आपका राज्य नहीं है, देश की सुरक्षा राज्य का जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहा है आपका पटवारी, क्या कर रहा है आपका पुलिस स्टेशन, क्या कर रहा है आपका कलेक्टर? उनको चिंता है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से सरदार हिंदू यहां ना आ जाए। सीए मत करो, उनको रोक लो, इनको आने दो, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। मैंने इतनी नीचे स्तर की राजनीति मेरे जीवन में नहीं देखी। सर, अभी उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में कई कई जगह पर शिवलिंग मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको देश के गृह मंत्री के तौर पे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अयोध्या में लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया है, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचने का कोई मतलब नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट कहेगी मैं करूंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही है, टिप्पणी देकर उसको प्रभावित नहीं करना चाहता। वरना राहुल गांधी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आप जो कहते वो करती है। नहीं, क्योंकि जैसे सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत। मैं फिलोसॉफिकली पूछ रहा हूं आपसे, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आपका इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है, जो अलग अलग जगह पे अब ये शिवलिंग निकल रही है? मैं अमित शाह और गृह मंत्री दो अलग व्यक्ति नहीं हूं। मेरा अभिप्राय गृह मंत्री का अभिप्राय होता है।
जब सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर न्यायिक सुनवाई करना शुरू कर दिया है, मैं अपनी टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता राहुल जी, शायद आप भी जानते होंगे। हम लोगों के पास कुछ वक्त है, हमारे कुछ साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो एक दो सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया? नहीं, मेरे पास बहुत सवाल है, मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक दो सवाल, मगर ऑडियंस को भी पूछने दो। अमित शाह जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपने अभी जवाब दिया। एक आरोप उस पे ये भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा। राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप ये है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है सर, तुम तो जरा एनालिसिस करो कैसे फेडरलिज्म को आघात होगा। मैं बताता हूं सर। मामला यह है उसमें कि केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो उसका असर राज्य के चुनाव पर पड़ेगा, इस तरीके का आरोप लगता है। इसके लिए राज्य जरा भी नहीं पड़ता है। आज भी केंद्र की अच्छी योजनाओं का चुनाव राज्य पर पड़ता ही है, आज भी पड़ता है। मोदी जी हमारे नेता है, पूरे देश को मालूम है, कोई गोपनीय बात नहीं, सील कवर में बात नहीं है। तो मोदी जी का जो प्लस है वो हमें राज्यों के चुनाव में मिलता ही है। और दोनों मशीन अलग होंगे, दोनों प्रत्याशी अलग होंगे, राज्य का मुद्दे अलग होंगे, देश के मुद्दे अलग होंगे। और मैंने पहले भी कहा, शायद आप कहीं और थे मन से, शरीर यहां होगा, कि उड़ीसा और ऐसे 13 राज्यों के मैं आपको परिणाम दिखा सकता हूं जहां एक साथ चुनाव हुए, केंद्र और राज्य में अलग अलग परिणाम आए हैं। ये बिल्कुल बेतुका आरोप है। इस बार नांदेड़ में भी हुआ, लोकसभा में सब जगह हुआ है भाई। सर, विपक्ष ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से बहुत परेशान है। धनखड़ साहब से, उपराष्ट्रपति जी से विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहा है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि आरएसएस में एकलव्य की तरह हूं, संग मेले एकलव्य की तरह, मतलब उस भाव से वो देख रहे हैं। आप जो वाइस प्रेसिडेंट का बर्ताव रहा है, जो कॉन्डक्ट रहा है राज्यसभा में, उसको आप कैसे देखते हैं? कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ी अति कर रहे हैं, या आपको लगता है कि विपक्ष गलत है? इसमें आपत्तिजनक क्या है? थोड़ा सा लगता है कि वो आपकी तरफ ज्यादा है। तो जो उनका रोल है अंपायर का, वो अंपायर की तरह वो साबित करने में लग गए कि वो बड़े खुश हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए और थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। अंपायर जो है, इस सचिन तेंदुलकर की सिक्सर को देखकर खुश नहीं हो सकता क्या? आप यार इसको फिर आउट नहीं देगा, ऐसा कैसे कहोगे बताओ? ऐसे नहीं होता है ये। नहीं, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि जब विपक्ष की बैटिंग की बारी आई तो विकेट लेके ही अंपायर निकल गया। ऐसा नहीं, हमारे भी कई लोगों को उन्होंने रताड़ा है। हमारे भी पीयूष भाई यहाँ बैठे, बार बार हमारे सदस्यों को वो रोकते हैं, टोकते हैं, लाइन पर लाते हैं। सर, आपका एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा बहुत बड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसमें कुछ राज्यों में तो हम गतिविधि देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। केंद्र सरकार उसको कैसे देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है, और हमारी संविधान सभा का भी मानना था, जब भी अनुकूलता हो, इस देश के विधानमंडलों ने और संसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट का मामला भी है एक तरफ से। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ राज्यों में, एक राज्य में कर लिया है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है, और 4 राज्यों ने कमेटी बनाई है। इस पर, इसकी न्यायिक मीमांसा के बाद इस पर हम पुनः विचार करेंगे, मतलब लागू करना या नहीं करना, नहीं, कानून के मसौदे पर, और फिर निर्णय करेंगे। मगर अभी गुजरात ने भी कमेटी बनाई दी है, उत्तर प्रदेश ने बनाई है, राजस्थान ने बनाई है, छत्तीसगढ़ ने भी बना दी है। हमारे साथी हिमांशु मिश्रा हैं, उनको लेके जाइए माइक। गृह मंत्री जी, मेरा नाम हिमांशु है और मेरा एक सवाल है छोटा सा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। 1993 में जब आपकी सरकार बनी, उसके बाद से लगातार जब भी चुनाव हुए, आपकी पार्टी ने एक वादा किया घोषणा पत्र में या अपने संकल्प पत्र में 2013 तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हम एक सेकंड हिमांशु जी, आप जब मतदाता नहीं थे तब का वायदा याद करा देता हूं। 3 घोषणा पत्र मैंने घोषित किए, एक में भी नहीं। मैंने सर कहा 13 तक आपकी पार्टी कहती रही। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई उसके बाद से शायद ये विषय पार्टी के आपके डॉक्यूमेंट्स में से नहीं रहा। नहीं, देखिए, राज्य का स्टेटस बदलना वो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। इस पर
सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर ही निर्णय हो सकता है। सर, इस वक्त शंभू बॉर्डर पे जो किसान हैं, जो दिल्ली की तरफ आना चाह रहे हैं, टीयर गैस शेलिंग हो रही है, उनको आपका क्या मैसेज है? विपक्ष पूछ रहा है कि उनको क्यों नहीं आने देते आप दिल्ली की तरफ? देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद वॉल्यूम में 2.5 गुना और कीमत में 3.5 गुना एमएसपी पर खरीदी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करी है और सारे देश के किसान इससे संतुष्ट हैं और सारे लोग इस चीज को मानते भी हैं। अब कुछ किसान अभी एक मुद्दा लेकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनसे बात करनी चाहिए, भारत सरकार और पंजाब सरकार दोनों ने, तो कल परसों जाएंगे, बातचीत करेंगे। कल परसों जाएंगे, बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कुछ अफसरों ने बात करनी चाहिए। शम्स सवाल पूछना चाहते हैं। शम्स जी, अमित शाह जी नमस्कार। आपने अभी फेंसिंग की बात की, बॉर्डर की बात की, घुसपैठियों की बात की। एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि हमारे जो देश की जेलें हैं, हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी बिना नाम लिए हुए किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल का सबसे ज़्यादा आज़ादी जेल के अंदर है और आजकल जो नए नए डॉन या गैंग वो जेल से ही बड़े होकर निकल रहे हैं। तो क्या जो जेल सजा के लिए था अब मजा बन चुका है, उसके बारे में आप लोग कुछ? देखिए, हम 3 नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए हैं। मैं देश की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इसके 100% इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जो कि चंडीगढ़ में हो चुका है, कोई भी एफआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। किसी को जेल में बेवजह रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये संहिता में हमने प्रोविजन करा है कि जो पहली बार गुनहगार है 1/3 सजा उसकी पूरी होती है तो जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेल लेकर बाहर दिलाना, और अगर दूसरी बार गुनाह किया है 50% सजा अंडर ट्रायल कैदी काट लेता है तो भी जेलर की ड्यूटी है कि इसको बाहर ले जाना। इसके साथ साथ ढेर सारी आधुनिकता भी हम लाए हैं। मैं देश की जनता को आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्यायिक व्यवस्था हमारी व्यवस्था होगी, इसका आप विश्वास रखिए और ये तंत्र में निश्चित सुधार आएगा, भले राज्य का सब्जेक्ट हो। सर, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता वरुण धवन यहाँ पे हैं, कह रहे थे कि मुझे आपसे जरूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजुअली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल। नमस्कार सर। वरुण, पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के राह में। सर, इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली आज ही मैंने ये कहा था कि अगर मैं अमित शाह जी से प्रश्न पूछने का मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी कुछ कहा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। मेरे को एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखिए, कुछ लोगों के लिए खुद का इंटरेस्ट धर्म से डिसाइड होता है। धर्म से मतलब ड्यूटी से, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना, और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसाइड होता है। ये फर्क है राम और रावण में। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। सर, क्योंकि आपने अहंकार पे बोला था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था और जो भगवान राम थे उसे अहंकार का ज्ञान था। तो ये दोनों में भी ये धर्म की डेफिनेशन में ही आ जाता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चणक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। क्योंकि इतनी क्लैरिटी से कोई एक्टर भी लाइन नहीं बोल सकता है, जो सीखे हुए लाइन है हम लोग बोलते हैं,
बट इतनी क्लैरिटी से लाइन जब निकलता है तो सिर्फ आपके दिल से निकल रहा है ये चीज। न्यूज के बॉक्स ऑफिस में वरुण धवन को मौका मिला और इन्होंने मारा छक्का धाड़ करके। हाँ? छा गए वरुण बाबू। चलो आपकी घड़ी 2 बार घूम गई है। मैं ये जानना चाह रहा था, वो अभी चूंकि रामायण की चर्चा हुई, महाभारत की चर्चा हुई, आजकल राहुल गांधी भी लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। वो किताब, वो आज कहानी लेके आए पार्लियामेंट में एकलव्य की, कि एकलव्य का अंगूठा, की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो युवा हैं, उनका अंगूठा आप काट रहे। लगता है काफी आजकल बच्चे का कहा 6 साल का, 6 साल के बच्चे का कहा है। तो लग रहा है कि आजकल काफी गीता, उपनिषद, काफी चीजें वो पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। सर, आपके लिए आने वाले 4 साल में सबसे अहम चीज क्या है? आपका, अमित शाह जी का खुद का मिशन क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इन्होंने देश की जनता के लिए, देश के लिए और देश के हर नागरिक के लिए एक एजेंडा सेट करा है 2047 में महान भारत की रचना करने का। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकांश जनता वो एजेंडे को समर्पित है। 2047 में हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां संसार में, पूरे संसार में, हर क्षेत्र में भारत टॉप पर हो और भारत महान हो। ऐसे भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण हम सबका लक्ष्य है। आपने हाल ही में हमारी एक तहकीकात देखी होगी डिजिटल अरेस्ट पर। हमने दिखाया किस तरीके से कंबोडिया जैसे देशों में भारत में लोगों को फंसाया जा रहा है, कई कई घंटे अरेस्ट कर लिया जाता है। सारी पुलिस फोर्सेस अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट करती हैं। आप कैसे इसको देखते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट जगह जगह? देश की जनता को कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड में आप 1930 पर टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करिए। विद इन फ्यू सेकंड आपको हेल्प मिलेगी। और डिजिटल अरेस्ट के लिए मोदी जी ने मन की बात में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक किया है। हम सब ने जागरूकता के साथ इसमें फंसना नहीं चाहिए, मगर कभी कभार फंस जाते हो तो 1930 पर नंबर करिए। मेरा वादा है फ्यू सेकंड में आपको हेल्प मिल जाएगी। आज की शाम की खास बात यह रही कि मौका काफी देर के बाद मिला। जून के बाद मौका नहीं मिला तो मौके की तलाश में हम लोग थे, लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राहुल। आप नक्सलवाद को खत्म करने के जिस मिशन पे निकल रहे हैं, उसमें मेरे को लगता है जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, वो सब चाहेंगे कि इसमें आप कामयाब साबित हों, क्योंकि ये भारत के हित में भी रहेगा कि नक्सलवाद खत्म हो, आतंकवाद भी खत्म हो। आप जुड़े हमारे साथ, इतना लंबा दिन संसद भवन में रहने के बाद आपने अपने वादा रखा और आप यहाँ पे आए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर की अभी रात को फ्लाइट है, तो इनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। रात भर का इनका सफर है और कल सुबह से फिर से काम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए।